गुड इवनिंग मेरे प्रिय साथियों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, माता कहती है अपने पुत्र से, बाबू इस वर्ष आप दरोगा बनोगे कि नहीं। इस बात को आप ध्यान रख के, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखकर जी जान लगा दीजिए मेरे प्रिय साथियों। इस वर्ष आप सिलेक्शन ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, आपके साथ हम ज़बरदस्त लगे हैं, आपके साथ मैं ज़बरदस्त खुद लगा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप हमारे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर आप ज़रूर चलें। ठीक है, और जो लोग जुड़ चुके हैं वे सबसे पहले क्या करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा क्योंकि उसका नहीं हुआ। ठीक है, तो उसका नहीं हुआ तो आप ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि उसका भी आप पर बहुत विश्वास है कि जब कोई चीज़ें आप पढ़ेंगे तो उसको भी बताएंगे। तो आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने दोस्त की मदद करिए। आपका दोस्त भले ही मदद नहीं करता है, ठीक है, आप अच्छे कार्य करते रहिए, आप रिजल्ट की चिंता मत करिए। आपके अच्छे कार्य ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आपके अच्छे कार्य, आपकी अच्छी मेहनत, आपके अच्छे उद्देश्य, आपके अच्छे एक तरीके से संवेदनाएं लोगों के प्रति, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका जीवन में सफलता आपको देंगी। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में सफल होने में ज़रूर सहायक करेंगी। सोने से पहले और जागने के बाद तेरा ही ख्याल आता है, लगता है तुमसे मोहब्बत हो गई है। आप लोग जानते हो कि जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, जिस तरह से हमारे नए छात्र जुड़ते जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ जो मेरे नए छात्र और पुराने छात्र बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा इसी तरह से आप हमारे साथ लगातार लगे रहिए। अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप टेंशन मत लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जो आपको सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। यानी कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, चलिए आज का पहला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है चित्रित धूसर मृदभांड किससे संबंधित है। ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन है वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है सैंधव काल और चौथा ऑप्शन है बुद्ध काल। आपके सामने क्वेश्चन है और इसका आंसर करिए। आपका समय शुरू हो चुका है। ठीक है, आई एम गिविंग यू ओनली 5 सेकेंड्स। आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड है और इसका आंसर करिए मेरे साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। और जो लोग कर चुके हैं वे क्या कर दें, शेयर भी कर दें। तो चित्रित धूसर मृदभांड का जो मतलब संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से इसका संबंध है, यानी कि वैदिक काल से इसका संबंध है या वैदिक काल से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जंगल की देवी अरण्या का प्रथम उल्लेख है। ठीक है, ऋग संहिता, अथर्ववेद और अरण्यक ग्रंथों में और उपनिषद ग्रंथों में। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए, फटाफट आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से करिए। देखिए आपका जोश अभी तो बहुत बना रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। कोई भी छात्र छोड़कर बीच में नहीं जाएगा। यदि आप जुड़ गए हो तो पूरा लास्ट तक जुड़े रहिए, ताकि आपका जो समय है वो पूरा सदुपयोग से हो सके। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास मात्र 5 सेकंड है तो आपका टाइम खत्म होता है। तो जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग संहिता में। ऋग संहिता में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, यानी तीसरे प्रश्न की बात करें। तीसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, वैदिक संस्कृत के विषय में क्या सुमेलित है। क्या सुमेलित है? क्या एक पवित्र पौधा है असुर? क्या एक पवित्र पौधा को असुर कहा गया, या जन जाटित सभा को पूषण कहा गया, या मादक पेय को ऋत कहा गया, या बौने को रिभु कहा गया। इसका जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। मुझे पता है आप लोगों को नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप जाइए नहीं, बस आप क्वेश्चन को देखते रहिए। ठीक है, आपका जो मन करता है तुक्का लगाना है, तुक्का भी लगाते चलिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। तो बौने को क्या कहा गया है, रिभु कहा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैदिक संस्कृति में, तो वैदिक संस्कृति में किसको क्या कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आज का चौथे प्रश्न की। ठीक है, तो जल्दी से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आता हिस्ट्री में। अभी पॉलिटी की क्लास होता है तो मैं थोड़ा समय देते चलता। निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल के लक्षण है। पहला ऑप्शन है जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाना,
दूसरा ऑप्शन है लौह उपकरणों का निर्माण करना, ऋतुओं का क्या उन्हें ज्ञान हो चुका था, बड़े पैमाने पर सिंचाई करने लगे थे। जल्दी से इसका आंसर करिए, मैं आपको इसमें समय दे रहा हूँ, इसका आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका इस क्वेश्चन। ठीक है, और जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए। यदि नहीं आ रहा है तब भी तुक्का मारिए, कम से कम तुक्का तो मारेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने भाइयों को, अपने बहनों को भी शेयर करते चलिए, ताकि हमारे जो भाई बहन हैं उनका भी सिलेक्शन हो और वे भी खुशी खुशी अपने आप को यानी कि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की लक्षण है? तो 1, 2, 3 यानी बड़े पैमाने पर सिंचाई नहीं होती थी, ये गलत है, बाकी 3 सही है। जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाता था क्योंकि कृषि वगैरह करते थे। लौह उपकरण का प्रयोग होने लगा, तो लौह मतलब लोहे का भी उपयोग करने लगे थे, और उन्हें ऋतुओं का भी ज्ञान हो गया था, और ऋतुओं के हिसाब से वे क्या करते थे, अपनी फसल वगैरह करते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है, जल्दी से इसका आंसर करिए। ब्रज, कुल्या और सुयस और खिल्व। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए, फटाफट करते चलिए। जो नए छात्र जुड़ते जा रहे हैं वे सब्सक्राइब शेयर जरूर करते चले। ठीक है, आप लोगों का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेरे पुराने छात्र हैं वे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो नए छात्र अभी नए जुड़े हुए हैं वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी मैंने देखा खूब शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि को क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, खिल्व कहा गया। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता भिषज्ञ है, भिज है, और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ मिलता है? ठीक है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता भिषज है और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ से मिलता है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है धम्मपद, और चौथा ऑप्शन है मृच्छकटिकम। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम गिविंग यू ओनली 5 सेकेंड। मैं आपको केवल और केवल 5 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर करिए। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वे तो सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, बार बार कहने से अच्छा है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। यहाँ हमें जानकारी मिलती है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता भिषज है, मेरी माता अन्न पीसती है। अवतरण कहाँ से मिलता है? हमें ऋग्वेद से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप सोचिए, आप ये मत सोचिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आएंगे पक्का, अब आने वाले हैं, इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 राज्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? 10 राज्य युद्ध का कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? पशुओं और भूमि संबंधी विवाद था। ठीक है, इसलिए युद्ध हुआ था। शक्ति प्रदर्शन का युद्ध हुआ था, या पुरोहित के षड्यंत्र हुए थे इसलिए यह युद्ध हुआ था, या व्यापारियों के रूप में आपस में कुछ तकरार की वजह से यह युद्ध हुआ था? जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है हिस्ट्री में आप लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आप आंसर ही नहीं देते हैं। ठीक है, बिल्कुल शांत मत होइए, आंसर देते रहिए। तो ये पुरोहितों के षड्यंत्र हुए थे। दरअसल क्या हुआ था कि वैदिक काल में क्या हुआ था, पुरोहितों के षड्यंत्र रचे गए थे, जिसके कारण क्या हुआ था, 10 राज्य युद्ध हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का ज्ञान नहीं था, मतलब आर्यों को किस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या उन्हें संपूर्ण गंगा घाटी के बारे में जानकारी थी या नहीं, या दोनों समुद्रों की यानी कि गंगा और समुद्रों की भी जानकारी थी कि नहीं? और तीसरा ऑप्शन है हिमालय के विभिन्न पर्वत चोटी का क्या उन्हें ज्ञान था कि नहीं? और कृष्ण नदी घाटों के क्षेत्रों में रहने के लिए क्या उन्हें ज्ञान था कि नहीं? इसका आंसर करिए। कृष्ण घाटी के क्षेत्रों का ज्ञान उन्हें था कि नहीं? जल्दी से इसका आंसर करिए। कोई भी छात्र बीच से छोड़कर नहीं जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो उन लोगों को कृष्ण नदी घाटी के क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य हुआ करते थे उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आज के 9वें प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न कहता है शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद व यजुर्वेद में, दूसरा ऑप्शन है कि क्या केवल यजुर्वेद में, तीसरा ऑप्शन है सामवेद एवं अथर्ववेद में, और चौथा ऑप्शन है केवल अथर्ववेद में।
जल्दी से इसका आंसर करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण हमें मिलते हैं। 2 संस्करण में हमें क्या मिलता है? केवल यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण पक्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए पहले प्रश्न है, 10 प्रश्न का 9 प्रश्न का मैंने बनवाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमारे टीम को धन्यवाद करिए जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन को रखा है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को एक व्यवस्थित क्रम में लगाया हुआ है। सबसे पहले हमारे टीम को आप लोग क्या करिए? धन्यवाद करिए। चलिए शूद्रों के विषय में पहला क्वेश्चन है, शूद्रों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10 मिनट और वेट करिए, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। शूद्रों के विषय में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, वैदिक काल में वे दास तथा श्रमिक हुआ करते थे। जो शूद्र हुआ करते थे, क्या वे वैदिक काल में दास हुआ करते थे या श्रमिक या दोनों हुआ करते थे? और दूसरा ऑप्शन है, शतपथ ब्राह्मण में उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। क्या उन्हें शतपथ ब्राह्मण में यानी जो धार्मिक क्रियाएं हुआ करते थे उनको भाग लेने की अनुमति दी गई थी या नहीं? या तीसरा ऑप्शन कहता है, कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि क्रम की अनुपस्थिति देता था या नहीं? और चौथा ऑप्शन है, पूर्व मध्यकाल में सत तथा असत वर्ग में सम्मिलित हुआ करते थे कि नहीं? हिस्ट्री की वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो हिस्ट्री की वीडियो मैंने डाल दिया है। प्राचीन इतिहास के सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है, उसमें आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, उसमें देखिएगा तो एशियन हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा A to Z, अगर आप उसको पूरी फॉलो कर लेते हैं, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप IAS तक के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, ये सारी चीज़ें शूद्रों को नहीं मिली हुई थी, ये सारी चीज़ें शूद्रों के विषय में सही थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नारद स्मृति में उस स्त्री को द्वितीय पति प्राप्ति करने के लिए अनुमति होती थी जिसका प्रथम पति या तो नपुंसक हो गया हो, पहला ऑप्शन, दूसरा जात्युच्युत हो गया हो, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिवंगत हो गया हो, और चौथा ऑप्शन ब्रजजित हो गया हो। जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट करते चलिए। नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए? तुक्का मारिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारों चीज़ें अगर जिसमें एक तरीके से कमी हुआ करती थी, तो कोई भी स्त्री अगर दूसरे पति करना चाहती थी यानी कि दूसरी शादी करना चाहती थी तो कर सकती थी। अगर एक किसी भी मतलब पुरुष में ये सारी कमियां जो विद्यमान हैं, सारी कमियां कोई किसी पुरुष में विद्यमान है, तो कोई भी स्त्री क्या कर सकती है? किसी दूसरे पति से अपनी शादी कर सकती थी। वैदिक काल में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अविवाहित लड़के के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त हुए थे? अविवाहित लड़की के अगर पुत्र हो जाते थे तो स्मृति साहित्य में क्या विधान प्राप्त हुआ करता था? जल्दी से इसका आंसर करिए, वैसे तो आंसर सामने है, कानून, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये पहली बार सुनेंगे। वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? इसको भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। तो किसी महिला, पहला ऑप्शन है नियोग का क्या अर्थ है? किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से यज्ञ का संपादन करना। दूसरा ऑप्शन है किसी सामंतीय परिवार की महिला द्वारा कुमारी रहने की शपथ खाना। निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संबंध बनाना। पति को मृत्यु पर विधवा द्वारा प्रतीकात्मक सती होना। क्या नियोग का ये अर्थ हुआ करता था? तो नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरे आंसर में क्या है? दरअसल क्या है, अगर कोई विधवा महिला है, ठीक है, अगर उसे पुत्र चाहिए तो पुत्र की प्राप्ति के लिए वे क्या कर सकती थी? वैदिक काल में, वैदिक समाज में ये प्रथा थी, नियोग प्रथा थी कि अब महिला क्या कर सकती है? अपने देवर के साथ संबंध बना के पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी, ठीक है। ये वैदिक समाज में पहले विद्यमान थे। नेक्स्ट प्रश्न, इसको तो सभी को आ जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आपका आंसर का मुझे इंतजार है, और साथ ही साथ शेयर जो करते जा रहे हैं, जो मेरे छात्र, जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई बहन
शेयर करते चल रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, उनको सैल्यूट करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने जीवन के साथ साथ हमारे जीवन के साथ भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस थोड़ी देर और वेट करिए, मात्र 3 से 4 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं ऋग्वेद में। निर्वाचन यानी राजा को निर्वाचित किया जाता था किस वेद में? ऋग्वेद में यह जानकारी मिलती है, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। जल्दी से इसके आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है, बस बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हिस्ट्री में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग शांत हो जाते हैं और बैठ जाते हैं और भागने लगते हैं। आपको लगता है यार हमारी तैयारी नहीं हुई है, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं रुकना चाहिए। देखिए रुकिए, आप जब तक रुकेंगे नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा और आपको पढ़ने में भी आपका मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में राजा का निर्वाचन होता था, यानी कि राजा का पद वंशानुगत ना होकर बल्कि राजा को निर्वाचित किया जाता था। जैसे कि आज वर्तमान में है कि राष्ट्रपति, हमारा जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, उसे निर्वाचित नहीं, उसका जो पद होता है वंशानुगत नहीं होता बल्कि निर्वाचित किया जाता है, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में करिए। चलिए तब तक इसके आंसर इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ। उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? क्या ब्राह्मणों पर कर का भार ज़्यादा हुआ करता था या भार था? केवल वैश्यों पर कर का भार था? केवल क्षत्रियों पर कर का भार था या शूद्रों पर कर का भार था? कर मतलब टैक्स। ठीक है, टैक्स का भार था। इन सभी में से जल्दी से बताइए कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित सत्य है, किसके ऊपर ज़्यादा कर हुआ करता था, इस बात को जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल वैश्यों पर सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, क्योंकि इन लोगों से क्या होती थी, अर्थव्यवस्था चलती थी और सबका काम अलग अलग बटा था, जो कि आप जानते हैं। चलिए आज के 8वें प्रश्न की बात करते हैं। वैदिक सभा और समितियों को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है प्रजापति और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। इसका आंसर करिए मेरे दोस्तों और शेयर करते जरूर चलिए। और जो छात्र आंसर करते चल रहे हैं उनका काफ़ी आंसर सही हो रहा है, वे अपने आप को बिल्कुल प्रोत्साहित करें, अपने आप को थपथपाएं कि वाकई में मेरे बहुत क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और आप लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहिए और लगे रहिए हमारे साथ। प्रजापति वैदिक सभा और समितियों को किस देवता की 2 पुत्रियां हुआ करती थी? प्रजापति के पास 2 पुत्रियां हुआ करती थी। इस बात को सभा और समिति को क्या कहा जाता था? प्रजापति देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता था। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हिस्ट्री के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं लिए थे, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग भागने लगते हैं। ठीक है, कल हमारी पॉलिटी की क्लास रहेगी। अगर आप कहते हैं तो एक सब्जेक्ट और भी मैं शुरू कर दूंगा, टेस्ट सीरीज एक सब्जेक्ट के और की। तो आप लोग बताइएगा, नहीं तो अभी 2 सब्जेक्ट चलने दीजिए, थोड़ा से और इसके क्लास हो जाने दीजिए, तो फिर मैं एक और सब्जेक्ट ले लूँगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, शेयर जरूर करते चलिए, सपोर्ट जरूर करते चलिए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।